नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 9th क्लास एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर कैदी और कोकिला पढ़ रहे थे। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी हुई है। तो देखिए लास्ट में हम लोग ये पद समझ रहे थे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जब अंग्रेजों की जेलों में बंद थे और उनको किस तरह की यातनाएं दी जा रही थी, किस तरह उनको पीड़ित किया जा रहा था, उसी बात को हम लोग यहाँ समझ रहे थे। तो कवि जो है ये कहना चाहता है कि हे कोयल, क्या तुम्हें देख ना सकती जंजीरों का गहना, कि हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये जो जंजीरें, ये बेड़ियां जो बांधी हुई हैं, इनको तुम देख नहीं सकती हो। हथकड़ियां क्या, क्यों? लेकिन ये हमारे लिए हथकड़ियां नहीं है, हमारे लिए कोई बेड़ियां नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश राज का गहना है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमें दिया जाने वाला, हमारी सुंदरता, शोभा बढ़ाने वाला ये तो गहना है। हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने ये चीज़ करी है। कोलू का चर्रक चू जीवन की तान, और जेल में रह करके स्वतंत्रता सेनानियों से कोलू चलवाया जाता था। कोलू के अंदर एक लोहे का मोटा सा पहिया होता था, ठीक है ना, उसमें से चर्रक चू करके आवाज आती थी। तो कह रहे हैं कि जब हम जेल में कोलू चलाते थे तो उसकी जो चर्रक चू की जो आवाज आती थी, वही हमारे जीवन का क्या था? संगीत था। वो हमारे जीवन का क्या था? संगीत था। जेल के अंदर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने का भी काम मिलता था, और उन पत्थरों से गिट्टी, छोटे छोटे गिट्टियां बनाई जाती, छोटे छोटे टुकड़े करवाए जाते थे। उन गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान, मानो पत्थरों को तोड़ करके जो हमने गिट्टियां बनाई थी उनके अंदर हमारी अंगुलियों से लिखे हुए गाने हों। गान मतलब गीत हो, गाने हो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और हमें अपने पेट के ऊपर जुआ बांध करके और कुएं में से पानी निकालना पड़ता था चरस से, ठीक है ना। तो हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ बांध करके और चरस खींचते रहते थे, और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस तरह मानो ब्रिटिश सरकार का जो अहंकार का कुआं था वो हम लोग क्या कर रहे, खाली कर रहे थे। दिन में करुणा क्यों जगे, और दिन में अंग्रेजी सरकार के द्वारा हम पर तरह तरह से जुल्म ढाए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे। तो अंग्रेजी सरकार से करुणा की आशा करना बेकार है। दिन में वो रुलाने वाली है, ठीक है ना, दुखी करने वाली है। इसीलिए रात में गजब ढा रही हो आली, कि हे कोयल, इसीलिए तुमने बिल्कुल उचित समय का चुनाव किया है। रात में तुम इस तरह से एक आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, गजब ढा रही हो। इसी से आगे की जो पंक्तियां हैं बच्चों उनको सुनिएगा। कवि क्या कहते हैं कि इसी शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो। हे कोयल, अगर ये बात नहीं है तो इस रात्रि के, इस अर्धरात्रि के शांत समय में अंधकार को चीरती हुई क्यों करुण क्रंदन कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो? इस तरह से रात्रि के इस अंधकार में क्यों रो रही हो, कोकिला बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, कि हे कोयल, तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है, और तुम इस तरह करुणामयी कूक के द्वारा हमारे हृदय के अंदर चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, कि इस तरह रात्रि के अंदर अपनी करुणामयी कूक के द्वारा हमारे हृदय के अंदर चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। इस भांति बो रही क्यों हो, क्यों इस तरह स्वाधीनता संघर्ष की चुपचाप तैयारी में संलग्न हो रही हो। कोयल, तुम कुछ तो बोलो, तुम कुछ तो कहो। इस तरह कोकिला से जो कवि है वो बात करता है, अपने मन की पीड़ा को यहाँ कहता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है बच्चों, कवि ने हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना किस कारण बताया है। यानी कवि ने जो हथकड़ियाँ हैं उनको ब्रिटिश राज का गहना क्यों बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि जो आभूषण होते हैं उससे हाथ, पैर और शरीर की क्या बढ़ती है, शोभा बढ़ती है। लेकिन जो क्रांतिकारी अंग्रेजों की कैद में थे, उन्हें अंग्रेजी हुकूमत मोटी मोटी जंजीरों की बेड़ियों से बांध देती थी। इसी वजह से उन्होंने उन जंजीरों को गहनों का रूप दिया है, ठीक है ना। और क्रांतिकारियों को हथकड़ियाँ कष्टदायी नहीं लगी,
इसी कारण उन्होंने ब्रिटिश राज का दिया हुआ जो गहना था वो क्या बताया उसको, उन्हें आभूषणों की संज्ञा दी है। उन्होंने किसकी संज्ञा दी है, उन्होंने आभूषणों की संज्ञा दी है। तो क्लियर सबको। ब्रिटिश अकड़ का कुआं कौन खाली कर रहे थे, जो क्रांतिकारी देशभक्त थे और जो स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद थे, वे ब्रिटिश शासन का प्रबल विरोध करके उनकी अकड़ का कुआं खाली कर रहे थे, उनके अहंकार का कुआं खाली कर रहे थे। यानी कि जेल में बंद जो कैदी थे भारतीय और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके ऊपर अंग्रेजी सरकार चाहे जितने जुल्म उठा रही थी, लेकिन वो उनके जुल्म के आगे भी हार नहीं मान रहे थे। तो मानो वो अपनी क्रांति से, अपने विद्रोह से अंग्रेजी सरकार जो है उसकी अकड़ का कुआं है उसे खाली कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, कोयल रात में गजब क्यों ढा रही है, बताइए। क्यों ढा रही है? क्योंकि दिन में तो कैदियों को यातनाएं दी जाती थी, कठोर परिश्रम करवाया जाता था, इसलिए रात में वह कवि के दुख भरे हृदय में मरहम लगाने आई है और कवि को उसके सहानुभूति भरे स्वर से संघर्ष करने की बराबर प्रेरणा मिल रही है और इसी दृष्टि से कोयल रात में आश्चर्यजनक काम करने लगी है। कोयल रात में विद्रोह के बीज कौन बो रही है? तो विद्रोह के बीज जो है कोयल रात में करुणा का कूक करके स्वाधीनता सेनानियों के हृदय में चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। अब आगे पंक्तियां और हैं बच्चों, इनको और लिखते हैं। काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल तुम भी काली हो और ये जो रात है ये भी क्या है, काली है। रात्रि भी काली है और कोयल भी काली है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति भी ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो देखिए बच्चों किस तरह से कितना सुंदर तुकबंदी यहाँ पर कहा है कि कैदी रूप में कवि कोयल से कह रहा है कि इस समय हर तरफ अंधकार की, अंधेरे की काली माँ छाई हुई है। तुम काली हो, रात काली है, अंग्रेजों की करतूतें भी काली हैं। देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है और मन में काली बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। हमारी टोपी और कंबल का रंग भी काला है। हमारी हथकड़ियां और बेड़ियां भी काले रंग की हैं। जेल में पहरेदारों की हुंकार भी सांपनी की तरह काली जहरीली है। लोह श्रृंखला, हुंकृति मतलब हुंकार, ब्याली का मतलब होता है सांपली, सांपनी। ठीक, तो देखिए इसको अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट ही, मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड के ऊपर, समझने की कोशिश करना। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, मतलब कवि कैदी के रूप में जेल में बंद है और वहां अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियों के बारे में वो कहते हैं कि हर तरफ उनके शासन में एक अंधकार, अंधेरा छाया हुआ है। वो कहता है कि हे कोयल तुम भी काली हो, ठीक है, काली तू रजनी भी काली, रजनी मतलब रात्रि, और ये जो रात है ये भी काली है, शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उनकी करतूतें भी काली हैं, अर्थात वो बुरा व्यवहार कर रही है। काली लहर कल्पना काली, और देश में निराशा रूपी एक काली लहर फैली हुई है, ठीक है ना। काली लहर कल्पना काली, यानी देश के अंदर एक निराशा रूपी काली लहर छाई हुई है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो काल कोठरी है वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, टोपी भी काली है, कमली का मतलब है कंबल, कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरी लोहे की जो बेड़ियां हैं
लोहे की जो बेड़ियां हैं वो भी काली हैं, पहरे की हूं कृति भी ब्याली, ठीक है, और पहरेदारों की जो हुंकार है वो भी सांपनी की तरह। ब्याली का मतलब क्या होता है? सांपनी, ठीक है, ब्याली का मतलब होता है सांपनी। और जेल में पहरेदारों की हुंकार जो है सांपनी की तरह काली और जहरीली है। इस काले संकट सागर पर, अर्थात काले संकट, आगे सुनिए क्या कह रहे हैं, 30 पर है गाली। ये गाली का मतलब है कि वो हमें उस समय ये लोग बात बात पर गालियां देते थे। तो अंग्रेज, आप पुलिस वालों का रवैया जानते हो, और वो भी अंग्रेजी सरकार की पुलिस हो तो किस तरह की गालियां देते होंगे। तो कह रहे हैं कि बात बात पर क्या देते हैं कि हमें 30 पर है गाली ए आली, कि हे कोयल, बात बात पर वो हमको क्या देते हैं? गालियां देते हैं। आगे सुनिए क्या कहते हैं वो, इस काले संकट सागर पर कवि कहता है कि हे कोयल, इस समय अपार संकट हमारे सामने खड़ा है। इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने को उद्यत क्यों दिखाई देती हो? इस समय हमारे सामने एक संकट खड़ा है और इस समय इस मुश्किल की घड़ी में तुम क्यों मरने के लिए उद्यत दिखाई दे रही हो? यानी कि इस काल संकट सागर में, इस संकट रूपी समुद्र पर मरने की मदमदाती मतलब मस्ती से भरी हुई, मदमदाती का मतलब क्या होता है? मस्ती से भरी हुई कोकिला बोलो तो, कि तुम यहाँ क्रांतिकारियों के मस्ती भरे गीत क्यों सुनती हो? तुम भी मस्ती से भरी हुई दिखाई देती हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिला बोलो तो, और तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तैरा रही हो? रात्रि के कारागार के समीप क्यों घूम फिरकर ओज तेज का संचार कर रही हो? हे कोयल, तुम कुछ स्पष्ट कहो, कुछ बोलो तो सही। तो कवि यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि भाई पद्यांश में काली शब्द का बार बार प्रयोग क्यों किया गया है। तो कवि ये बताना चाह रहा है कि परतंत्र, यानी कि जब देश गुलाम था, भारत में हर जगह निराशा रूपी अंधकार छाया हुआ था। हर वस्तु काली है। काली करतूतों के कारण अन्याय, अत्याचार, दमन और उत्पीड़न से भारतीयों को कष्ट झेलने पड़ रहे थे। संकटों का सागर भी काला दिखाई दे रहा है। इस तरह निराशा, कष्ट, वेदना एवं समय की विकटता आदि की व्यंजना करने के लिए काली शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन, काले संकट सागर से कवि का क्या आशय है? कवि का आशय है कि जेल के अंदर अंग्रेज अफसर स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, उन्हें कठोर यातनाएं दे रहे थे। जेल से बाहर आम जनता पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार और दमन करके उनका जीवन नरक जैसा बना दिया था। इससे भयानक संकट का समय आ गया था। हर तरफ एक काला संकट छाया हुआ था, क्योंकि जो अंग्रेजों की नीतियां थी वो हमेशा भारतीय लोगों को दुखी करने की थी बच्चों। तो इसी रूप में यहाँ देखिएगा जेल के पहरेदारों का व्यवहार कैसा है। कैदियों पर पहरेदारी में नियुक्त अंग्रेज जो थे, कैदियों के ऊपर जिन अधिकारियों को नियुक्त कर रहा था, वो पहरेदार जो थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। वे कैदियों को अनेक तरह से यातनाएं देते थे, बात बात पर गाली भी देते थे। ये सब चीज़ें यहाँ पर वर्णन करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, चमकीले गीतों से क्या अभिप्राय। ये जो पंक्ति दिखाई दे रही है इसमें बताया गया भाई चमकीले गीतों से क्या अभिप्राय है। तो कारागार में अंधेरा व्याप्त है, वहाँ पर कैद स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, मन में भी कुछ अनिश्चित की स्थिति है। ऐसे में कोयल की कूक से उनमें कुछ आशा और उत्साह का संचार हो रहा है, और इसी विशेषता से कोयल की कूक को चमकीले गीत कहा गया है। यानी कि कैद में है वो, हर तरफ निराशा, हताशा छाई हुई है, लेकिन वहाँ जब कोयल की मधुर आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें सुन करके मानो उनमें भी थोड़ा सा उत्साह और जोश आ जाता है। इस तरह यहाँ ये बात आपको बतानी। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब आगे कवि कहता है कि हे कोयल,
तुझे तो रहने बैठने के लिए हरी भरी टहनियाँ मिली हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो इसके मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा देता हूँ, तो सुनिए ध्यान से। तुझे मिली हरियाली डाली कि हे कोयल, यानी कवि कोयल के साथ में अपनी तुलना कर रहा है कि हे कोयल, तुझे तो बैठने के लिए रहने के लिए हरी हरी डालियां मिल रही हैं, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे काली कोठरी नसीब हुई है। मैं इस अंधकार से युक्त काली कोठरी के अंदर बंद हूं, कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, नभ मतलब आकाश, तुम खुले आकाश में कहीं भी विचरण करती हो। मेरा दम 10 फुट का संसार, और मेरा 10 फुट का संसार, और मैं इस जेल की काल कोठरी में 10 फुट के अंदर सिमट कर रह जाता हूं। तेरे गीत कहावे वहा, और तेरे जो गीत हैं उनकी हर कोई प्रशंसा करता है, लेकिन इस जेल की काल कोठरी के अंदर रोना भी है मुझे गुनाह। मेरे लिए रोना भी क्या है? अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, और तेरी और मेरी ये विषमता यानी असमानता, तेरी मेरी बजा रही तीस पर रणभेरी, बजा रही है इस पर रणभेरी यानी युद्ध की आवाज। इस हुंकृति पर, हुंकृति का मतलब होता है हुंकार, इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर अपनी कृति, अपनी रचना से, अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूं। कोकिला बोलो तो, कि हे कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिला बोलो तो, यहां नोट कर देता हूं लास्ट लाइन, कोकिला बोलो तो, सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर चल रही है कविता एकदम। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी और कोयल की तुलना कर रहा है बच्चों। तो कह रहा है कि कवि अपनी तुलना कोयल से करता कहता है कि हे कोयल, तुझे तो रहने बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो बैठने रहने के लिए हरी हरी डालियां मिली है, टहनियां मिली हैं, पर मेरे भाग्य में जेल की ये काल कोठरी है, मुझे नसीब ये कोठरी काली, मुझे तो जेल की ये काली कोठरी जो है रहने को मिली है। तू इस खुले आकाश में, पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी घूमती फिरती है, परंतु मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे में अर्थात जेल की छोटी सी कोठरी में सिमट गई है। तेरे मधुर गीत कूक को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह वाह कहते हैं, तेरे जो गीत हैं वो सुनकर के लोग प्रशंसा में वाह वाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन इस काल कोठरी के अंदर मुझे रोना भी मेरा अपराध या पाप माना जाता है। हम दोनों में इतनी विषमता है,
असमानता है, यह देखकर के भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। बजा रही तिस पर रणभेरी, मतलब युद्ध का नगाड़ा जो है तुम इस समय बजा रही हो, अर्थात स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष रत रहने की हमें प्रेरणा दे रही हो। ये आश्चर्यजनक है। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ, इस हुंकृति पर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, क्या कर सकता हूँ। कोकिला बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, प्राणों का आसव, आसव का मतलब एक तरल पदार्थ है, एक रस होता है या मदिरा भी बोल सकते हैं। प्राणों का जो आसव है, रस किस में भर दूं, प्राणों का जो रस है, आनंद है, वो किसके अंदर भर दूं। ठीक है, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। हे कोयल, तुम मुझे बताओ, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किस में भर दूं, अर्थात अपनी जो प्राण शक्ति है किसे दे दूं। हे कोयल, तुम कुछ तो बताओ और कुछ तो इस विषय में बोलो ताकि मैं इस बात को अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए क्वेश्चन समझिए बच्चों, मेरे 10 फुट का संसार से कवि का क्या आशय है। तो ये आप जानते हो कि कवि जो है जेल की काट कोठरी के अंदर रह रहा है। तो जिस काल कोठरी में, जिस जेल में वो बंद है, वो कमरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है, एकदम कम है। वह सिर्फ 10 फुट लंबी चौड़ी है और कवि को उसी में सिमट कर रहना पड़ता है। यानी मेरे 10 फुट का संसार है, उसका यही आशय है कि उसे छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा है। रोना भी है मुझे गुनाह, कवि इससे कवि की किस दशा का पता चलता है। तो इससे कवि की उस स्थिति के बारे में पता चल रहा है कि जेल में रोक करके भी वो अपने हृदय की वेदना को कम नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने से लोग उसे कमज़ोर समझेंगे और क्रांतिकारी देशभक्त भक्तों का इस तरह से रोना ये किसी भी तरह से शोभादायक नहीं है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। अब देखिए बच्चों, इनके जो क्वेश्चन हैं वो समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। इसे मैं मिटा देता हूँ, सरल है ये, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोयल जो है स्वतंत्र लोगों का प्रतीक है, और जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो जेल में बंद हैं, और जेल में बंद हैं और अंग्रेजी सरकार के द्वारा जिस तरह की यातनाएं और व्यवहार किया जा रहा था उसी बात का वो वर्णन कर रहा है। और कोयल की मधुर आवाज़ में मानो उसे विद्रोह के शब्द सुनाई देते हैं, विद्रोह या क्रांति की बात आती है। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो अर्धरात्रि में कोयल की कूक सुनकर कवि सोचता है कि कोयल उसे कुछ बताना चाहती है और इसीलिए वह चीख रही है। वह जेल में बंद कैदियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ विशेष संदेश लेकर आई है। और कवि फिर सोचता है कि या तो वह मेरा दुख बांटना चाहती है या उसकी यातनाओं को देखकर आंसू बहा रही है। वह इस तरह हमें अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्रांति करने का क्या दे रही है, संदेश दे रही है। यानी कवि इस बात की कल्पना कर रहा है कि अर्धरात्रि के अंदर कोयल की कूक जो है वह कोयल कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, इसलिए वो चीख रही है। जेल में बंद कैदियों या स्वाधीनता सेनानियों के लिए कुछ विशेष संदेश लेकर आई है। तो वह सोचती है कि मेरा दुख बांटना चाहती है, उसकी यातनाओं को देखकर आंसू बहा रही है। इस तरह हमें अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्रांति का संदेश देना चाहती है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट है बच्चों, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। तो कोकिल यानी कोयल के बोलने की बहुत सारी संभावनाएं बताई हैं। कोयल कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाने आई है। पहली तो वो संभावना बताता है कि जो कोयल रात्रि के समय बोल रही है तो मतलब वो कैदियों के अंदर स्वतंत्रता की जो भावना है उसे जगाने के लिए आई है, स्वतंत्रता की भावना जगाने आई है। कवि को मिल रही यातनाओं के प्रति सहानुभूति जताने के लिए आई है। दूसरी संभावना जताता है कि कवि को जेल के अंदर जो यातनाएं मिल रही थी उनके प्रति वो
अपनी सहानुभूति जताने के लिए वहां पर आई है। वह अपनी कूक के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसी का संदेश दे रही है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संदेश दे रही है किसी का। उसने सारे देश में क्रांति रूपी दाव अनल की ज्वालाएं देख ली है, रणभेरी बजाने और विद्रोह के बीज बोने के लिए आह्वान कर रही है। सघन अंधकार में वह अपनी वेदना के बोझ से दबने कूकने लगी है। तो ये कई बातें जो हैं आप इसमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है, तो ये सब बात आप नोट कर लीजिए। चाहें तो मैं एक प्रश्न के रूप में इनको नोट करा देता हूं आपको। देखिए प्रश्न संख्या सेकंड है ये। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। तो इसका उत्तर जब हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। तो निम्नलिखित कारणों की संभावना बताइए। नंबर 1, कोयल कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाने आई है। दूसरा कारण है जेल में कैद कवि को मिलने वाली यातनाओं के प्रति संवेदना व सहानुभूति व्यक्त करने के लिए आई है। तीसरा कारण है कोयल ने अपनी कुहुक के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को किसी का संदेश दे रही है। कोयल अपनी कूक दे रही है। चौथा है कोयल ने सारे देश में क्रांति रूपी दाव अनल की ज्वालाएं
देख ली है। वह रणभेरी, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति के नगाड़े बजाने तथा विद्रोह के बीज बोने के लिए आह्वान कर रही है। आह्वान कर रही है। तो इस तरह से ये संभावनाएं कवि ने यहां जताई है। तो ये महत्वपूर्ण है सब बातें बच्चों। नेक्स्ट देखिए, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तो ब्रिटिश शासन की तुलना किसकी की गई है? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद कर देते थे। वे उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे, उनके साथ कोल्हू के बैल की तरह दुर्व्यवहार करते थे। ठीक। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है, ये तो आप बता ही सकते बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है। वहाँ पर कैदियों को छोटी कोठरियों में रखा जाता था, भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, कठिन परिश्रम कराया जाता था, उन्हें कोल्हू खींचना पड़ता था, गिट्टियाँ तोड़ना, पत्थरों को तोड़ना पड़ता था, पानी चरस से खींचना पड़ता था, कई तरह के कठोर काम करवाते थे। बात बात पर जेल के अधिकारी पहरेदार गालियाँ देते थे, मारते पीटते थे। राजनीतिक कैदियों को चोरों, लुटेरे एवं बटमारों के साथ रखा जाता था। कैदियों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता था, उनके स्वास्थ्य और सुख का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। इस तरह यहाँ पर तरह तरह की यातनाएं और पीड़ाएं उनको जेल के अंदर दी जाती थी। तो ये सब बातें आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये आप बता ही देंगे, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो। ये जो सारा संसार है वो दुख का सागर है, समुद्र है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है। यदि कहीं मृदुलता और सरलता दिखलाई पड़ती है तो वह केवल कोयल के मधुर स्वर में ही दिखाई देती है। इसीलिए कोयल की मृदुलता की रखवाली करने वाली इसीलिए कोयल ही मृदुलता की रखवाली करने वाली है। अतः कवि उससे जानना चाहता है कि यहाँ कारावास में अपनी मधुर कूक के माध्यम से वह उससे क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बिरटी सकड़ का कुआं। तो गुलामी के समय अंग्रेज जेल में कैदियों से कठोर परिश्रम कराते थे। उस समय कैदी के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से चरस से पानी खिंचवाया जाता था। उनके साथ पशुओं जैसा क्रूर व्यवहार किया जाता था, फिर भी वह हार नहीं माना था। कवि का मानना था ऐसा काम करने से अंग्रेजों की अकड़ खत्म हो जाएगी और वे यहाँ से चले जाएंगे और ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर होने वाले अत्याचारों को देख करके और भावुक हो गई है, जिसके कारण आधी रात में उसके मुख से पगला जाने के कारण वो चीख रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ये लास्ट में आई है बच्चों कि जो कोयल है वो बाहर डालियों पर, हरी हरी डालियों पर रहती है, विचरण करती है, खुले आकाश में उड़ती है, स्वतंत्र रहती है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। ठीक है ना। कोयल की तान को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह कह उठते हैं, और जबकि कवि को रोना भी मना है। इस तरह यहाँ दोनों में अंतर बताया गया था। ये लास्ट में जो पंक्तियाँ आई थी उसमें बताया था बच्चों। तो देखिए आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।